हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गए हैं आपके साथ आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने आपका अपना ऑनलाइन क्लासेस का प्रिय सर राजेश सर। तो बच्चों, शुरू हो जाइए एक नए एनर्जी और नए विश्वास के साथ कि आपको हम मंजिल तक पहुंचाएंगे और आप तक अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचिएगा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज भी फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से कुछ बच गया था, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, उनका भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि 50% यानी आधा मार्क्स आपको तो वहां से आ जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सब सही कर लेते हैं तो 50 में 50, 40 में 40 आप ले आ सकते हैं, आराम से ले आ सकते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे भी पूरा फोकस करना है और सब्जेक्टिव पे भी। ऑब्जेक्टिव को भी कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि 50% मार्क्स का हकदार आपका ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं बिना की कोई देरी किए हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। कहता कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी का मतलब एफ है ना, कितना है? 20 सेंटीमीटर। और बच्चों बोल रहे अवतल दर्पण। तो क्या होता है कि जो आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में दो तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु सीधा होगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। इसको कभी नहीं भूलना है बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक चीज पे और फोकस डाल लेते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में दोनों तरह के पूछा जाता है और बच्चों को फंसाया जाता है कि अवतल दर्पण में कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में दो तरह के, वास्तविक और आभासी। समतल दर्पण में उसमें सिर्फ आभासी, उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी यानी काल्पनिक। समझ में आया? यदि काल्पनिक होगा तो सीधा हो जाएगा, सीधा बनेगा, और यदि वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। तो यदि पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में कितने तरह के प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो वास्तविक और आभासी दोनों तरह के। उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी, और समतल दर्पण में उसमें भी सिर्फ आभासी। तो आभासी होगा तो सीधा होगा। चलिए बच्चों, और एक चीज और पूछा जाता है कि समतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है। तो समतल दर्पण में फोकस जो होता है वो अनंत पर होता है। याद रखिएगा बच्चों, समतल दर्पण में फोकस अनंत पर होता है। कहाँ होता है? समतल दर्पण में फोकस अनंत पर होता है। उसके बाद अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के बाईं ओर बनता है, यानी दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के पीछे या दाईं ओर बनेगा तो आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तो चलिए बच्चों, क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस किस साइड होता है दर्पण का? बाएं साइड। तो क्या होगा? माइनस में होता है। ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चों? सूर्य के प्रकाश के सामने। और बच्चों, हम बता दिए हैं कि यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि हम कोई किरण अनंत से आ रही है तो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। मान लीजिए एक, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये बाहर कलई किया हुआ है। अब क्या है कि ये मान लीजिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है। अनंत से कोई भी किरण आएगी तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है कि कोई ये क्या है? अक्ष है, प्रधान अक्ष है।
तो कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश यहाँ से आ रहा है ना, सूर्य के प्रकाश आ रही है, यानी अनंत से आ रही है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु, कोई खास बिंदु है जहां पर जल उठता है, तो ये किरण कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो बस इस बिंदु भी वो कहाँ होगा, फोकस पर ही होगा। समझे बच्चों, यदि कोई किरण अनंत से आती है तो दर्पण पर अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कहाँ चलेगा, फोकस पर। तो यानी इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगी, तो दर्पण तो यहाँ है, यहां से इसकी दूरी तो पहले से ही पता है कितना, 20 सेंटीमीटर। दर्पण की दूरी भी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ है, ए, यानी ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत है, 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। क्या है, क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर गलत दिया हुआ है सी, ठीक है, क्योंकि फोकस से गुजरेगी, इसलिए क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गोल, चलिए एक मिनट बच्चों, चलिए चलिए। कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए, कोई दर्पण है गोलीय दर्पण, क्या है, गोलीय दर्पण है, और त्रिज्या तो यहाँ कोई क्या होगा, एक प्रधान अक्ष होगा, यहाँ पे कोई केंद्र होगा, ठीक है बच्चों। और कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी जो है आधी होती है, यानी R बराबर 2F, या F बराबर R/2। यानी फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। किसी भी चीज को आधा करते हैं तो 2 से भाग देते हैं। F बराबर R/2, यदि 40 R 40 है। अब देखिए F बराबर क्या होता है, R/2, R का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर, और बटा 2, 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, यदि 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी सी नंबर आंसर होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों। अब देखिए, कहा जाता मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर। अब देखिए कहा गया कि कोई दर्पण है, कोई मान लीजिए एक दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये जो बीच में लाइन है ये मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब क्या कहता है, इसके ध्रुव पर जो है, मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव पर, क्या मुख्य अक्ष जो है, यानी ये जो है, ये जो दर्पण का जो ये ध्रुव है, ठीक है बच्चों, ये दर्पण का जो ध्रुव है, यहाँ पर ये क्या है, तो ये यहाँ पर लंब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, क्योंकि यह सीधा बिल्कुल सीधी होती है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य अक्ष क्या होगा, दर्पण के ध्रुव पर
लंब यानी अभिलंब होता है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, अभिलंब है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, यस गुरुजी। चलिए, और एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, पहले दर्पण ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए दर्पण, तो देखना है कि दर्पण कौन सा है। पहले क्या देखेंगे, दर्पण कौन सा है। तो दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। वस्तु की स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच है। तो उसका प्रतिबिंब, अब बताइए, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, उसमें वस्तु का स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों, हम बताए थे, आप लोगों को याद हो ना हो, स्थिति बताए थे 1 2 3 4 5 6 7, कितना बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 का चर्चा कर लेंगे। एक बार है, क्या है, वस्तु की स्थिति, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे एक को क्या मानेंगे, वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर। ये क्या होगा, अनंत और सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच। ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। ये क्या होगा, यानी सी तथा एफ के बीच। और ये क्या होगा, एफ पर, यानी फोकस पर। अब देखिए, वस्तु के इसको क्या करेंगे, वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगा, तो प्रति, इसको याद रखना, 1 2 3 4 5, क्या रखना पहले, उस दिन हम 7 बताए थे, फिलहाल 5 बता रहे हैं, इसको रिवीजन करने के लिए। 1 2 3 4 5, इसमें एक अनंत मानेंगे, 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, 3 वक्रता केंद्र पर यानी सी पर, 4 सी और एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और चौथा अधिक 5वां फोकस पर। यह होगा वस्तु की स्थिति। अब जानेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। यदि वस्तु अनंत पर होगी तो उल्टा कर देंगे, 5, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 3 पर ही, इसमें होगा तो 2, ये 1। यदि वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब 5 यानी फोकस पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी 2 पर होगी तो प्रतिबिंब 4 पे बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये ट्रिक है बच्चों, इसको याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आएगा और फंसिएगा नहीं आप लोग। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो 2 नंबर बनेगा, यानी वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और यदि वस्तु एफ पर होगा तो प्रतिबिंब 1 यानी अनंत पर बनेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो तो चलिए, इसको याद रखना है। एक और एक और सवाल बता देते हैं कि जैसे वो पूछता है कि अब क्या होगा यदि बहुत दूर से आएगी, तो साइज क्या होगा, आकार जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा होगा। ये भी पूछा जाता है, सर छोटा होगा बड़ा होगा। यदि अनंत पर होगा तो बहुत छोटा होगा, उससे थोड़ा और नजदीक आएगा तो क्या होगा, छोटा रहेगा सिर्फ। और नजदीक आएगा तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और नजदीक आएगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और नजदीक आएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। अब क्या कहता है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। वस्तु की स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, क्योंकि 5 ये नहीं, ये छठा स्टेप है। छठा में क्या था बच्चों, एफ और ध्रुव यानी एफ और पी के बीच में। यदि एफ और पी के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है।
ये हम लोग बताए थे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दर्पण के जब पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे, तो काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक बनता है तो सीधा बनता है। तो इसमें दिया हुआ है साहब काल्पनिक और सीधा, देखिए, चलिए, सीधा नहीं छोटा बड़ा दिया है। तो काल अब इसके बाद भी देखेंगे, छोटा बहुत छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा, फिर क्या होगा, छोटा होने लगेगा। तो यहाँ बहुत बड़ा के बाद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद एक और स्थिति आ जाएगा, तब वो बराबर हो जाएगा। सातवां स्थिति में, छठा में क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या होगा, काल्पनिक तो होगा ही, और क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी क्या हो जाएगा इसका डी नंबर। ध्रुव और अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, हाँ यहाँ भी यही होगा। बच्चों बच्चों क्या होगा कि यदि अवतल दर्पण में हाँ ठीक है, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक और बड़ा, यानी क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, डी नंबर। यदि इससे पहले हम एक बार वस्तु की स्थिति बताए थे, आप लोग वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या होगा, काल्पनिक और बड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तथा लेंस संभवतः है। तो क्या होगा बच्चों कि किसी गोलीय दर्पण है, पहली बात कि फोकस दूरी जो है हम आपको बताए थे, ठीक है, फोकस दूरी जो है इस पर चर्चा करते हैं। समतल दर्पण जैसे है, दर्पण यदि समतल होगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। यदि दर्पण अवतल हो तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि उत्तल हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, तो भी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वो सॉरी, तो ये क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगा। अब एक चीज है कि हाँ लेंस दे देगा, तो यदि लेंस देगा तो लेंस की कंडीशन में क्या होता है, अवतल और उत्तल जो होता है दोनों ऋणात्मक होता है। इसलिए क्या हो गया कि इसमें पतले गोलीय लेंस भी है और दर्पण भी है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो अवतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो लेंस संभवतः हो जाएगा। लेंस ओ सॉरी, यहाँ पे लेंस, यहाँ पे क्या किया है कि दर्पण भी दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि दर्पण भी दे दिया है। क्या है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण होगा, कोई भी दर्पण हो सकता है। तो गोली और पतले गोलीय लेंस भी है। अब देखिए यहाँ पे लेंस तो उसे पढ़ाई नहीं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं इसका कंडीशन बता देता हूँ। गोलीय दर्पण भी है और पतले गोलीय लेंस, यानी लेंस भी है, लेकिन दोनों का जो है फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर है। तो लेंस कैसा है, तो बाबू लेंस कैसा हो जाएगा, तब दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। दर्पण भी क्या होगा, अवतल, और लेंस भी अवतल। क्या हो जाएगा, लेंस भी अवतल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एफ माइनस में दर्पण में तब होगा जब वो माइनस बाई साइड बनेगा, तो यानी क्या होगा, अवतल ही ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो फोकस है निगेटिव में आएगा, क्योंकि समतल में तो अनंत हो जाता है। और लेंस भी ऐसा है, अवतल लेंस, जिसमें क्या होता है फोकस दूरी जो है वो निगेटिव में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, आगे में हम लेंस हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मूल, ये पूरा दिख नहीं रहा है, क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है।
इस बिंदु को दर्पण का। बच्चों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, इसमें क्या करेगा, दर्पण अवतल है, परावर्तन के बाद कोई मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर किरण परावर्तन के बाद जहां से गुजरती है वो फोकस होता है। कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष पर से, फोकस पर से गुजरती है, तो इसमें क्या होगा, इसको फोकस कहते हैं। सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस कहते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फोकस कहते हैं। मतलब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु फोकस होता है। समझ रहे बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई झोल झाल नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो बाबू दृष्टि क्षेत्र बड़ा क्या होता है कि इसमें उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ये क्या करता है कि दूर की वस्तु को भी छोटा करके दिखा देता है और दूर के वस्तु को भी बहुत आसानी से कैप्चर कर लेता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। ये पूछा जाएगा कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का। कारण ये है कि ये दूर के वस्तु को भी कैप्चर करके छोटा कर देता है, उसमें दिखा देता है, ये इसमें खासियत होती है। इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। यदि पूछे सोलर कुकर में, तो अवतल बच्चों किस में, अवतल में। ठीक है, चलिए ये भी पूछा जाता है कान नाक गला का डॉक्टर कौन दर्पण का उपयोग करता है। आप लोग ईएनटी वाला डॉक्टर के पास जाइएगा, जो कान नाक का गला का डॉक्टर है वो माथा पे एक दर्पण लगाया होता है और वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यदि बोले साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। यदि बोले सोलर कुकर में, अवतल दर्पण का। बोले अग्रदीप में, मतलब लाइट के अगला भाग में, जो लाइट के अंदर में रहता है, बल्ब के ऊपर में रहता है, ठीक है, वो शीशा के नीचे में, उसको अग्रदीप में जो यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन उत्तल। यदि पूछा जाएगा कि साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य को देखने में किस मिरर का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण, नहीं तो अवतल। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, यानी इसमें था सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अब गोलीय दर्पण है, आपको कितना बार बोले हैं, ये सिंपल सी बात है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी क्या होगा, आधी हो जाती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझ में आया। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझ गए। और वक्रता त्रिज्या तो फोकस का दुगुना होता है और वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, समझ में आया। एफ बराबर आर बाय टू, फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा आर बाय टू, तो क्या होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में, क्योंकि इसकी फोकस कहां पर होती है, दर्पण के बाईं ओर। उत्तल दर्पण का इसका होता है धनात्मक। बताए थे बच्चों कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ये होगा अनंत। क्या हो जाता है, अनंत, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इन्फिनिट, क्या बोलते हैं, अनंत। और अवतल का इसका होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। और उत्तल का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक।
ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि वो दर्पण के बाएं साइड होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि वो दाएं साइड होती है। समझ में आया बच्चों? जी गुरुजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसी बात पे चर्चा कर रहा था। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण का। अभी बताए बच्चों कि सोलर पूछे, सोलर कुकर यानी सूर्य से की रोशनी से जो चलता है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी आ गया, जो बोले थे रोगियों के नाक कान गला, जब ये नाक कान गला आ जाए तो अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण का यूज होता है। डॉक्टर जो यूज करता है दर्पण का, वो कैसा होता है? कान नाक गला के लिए अवतल। सोलर में अवतले होता है, अग्रदीप में अवतल होता है। सिर्फ याद रखिएगा, साइड मिरर जब के या पश्चदीप, एक होता है अग्रदीप मतलब आगे में लगने वाला, और एक होता है पश्चदीप यानी पीछे दिखने वाला। पश्चदीप में क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा बच्चों? उत्तल दर्पण। और अग्रदीप में अवतल दर्पण, है ना? सोलर कुकर में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। समझ गए? रोगियों के नाक कान गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करता है, उसमें भी अवतल यानी मैक्सिमम कंडीशन में अवतल हो रहा है। पश्चदीप जो रहेगा उसमें उत्तल हो जाएगा। ये याद रखिएगा बच्चों, भूलना नहीं है। सोलर कुकर में अवतल, अग्रदीप में अवतल, रोगियों के नाक कान गला आदि की जांच में अवतल, सिर्फ पश्चदीप में फिलहाल उत्तल। चलिए आगे चलते हैं। कहा जाता है इसमें कहा गया है आई बराबर आर नहीं लागू होता है। इसमें क्या होगा? किसी में नहीं। क्या होगा? इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। आई बराबर आर नहीं लागू होता है, किसी में नहीं। ये जब भी आए, ये बहुत बार पूछा गया बच्चे कंफ्यूज करने के लिए, आई बराबर आर नहीं लागू होता है तो वो किसी में नहीं। चलिए टॉर्च से, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? क्या है? टॉर्च के, टॉर्च से किस प्रकार की? तो ये होता है संतृप्त प्रकाश पुंज। क्या होगा बच्चों? सी नंबर ऑप्शन होगा। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संतृप्त प्रकाश पुंज। क्या होगा? संतृप्त प्रकाश पुंज। चलिए आगे चलते हैं। ये फिर कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले दर्पण कैसा है? अवतल है। फोकस दूरी कैसा है? 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है। और प्रकाश किसका है? सूर्य का प्रकाश। तो वो क्या होगा? अवतल दर्पण में बच्चों क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में समांतर आएगी तो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। और फोकस दूरी तो दे दिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये कह रहा है कि जिस बिंदु पर रखी गई है, वहां पे डीप दूरी पर क्या है? एक माचिस का तीली जो रखा गया वो जल उठता है। तो इसका मतलब गुजर तो यहीं से रहा है ना। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? डी का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी ए नंबर ऑप्शन। सिंपल सा बात है, क्योंकि फोकस दूरी भी उतना है और गुजर भी वहीं से रहा है तो जलेगा वहीं, इसलिए उसका दूरी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। अब पहले देखिए, दर्पण का सामने मतलब बायां, दर्पण का सामने मतलब बायां, दर्पण का पीछे मतलब दायां। दर्पण का सामने मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण का सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और दर्पण के पीछे जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा या आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है? तो क्या है? दर्पण के सामने, सामने है तो
बाएं साइड, इस साइड, किसी भी दूरी पर, चाहे कोई दूरी हो सकता है, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण, अब देखिए बाबू यहाँ पे फंसाया है, फंसाया है, देखिए दर्पण के सामने। इसमें क्या होगा कि दर्पण के सामने कह रहा है तो इसका मतलब है कि जब क्या कर रहा है, वस्तु का सीधा, बाबू जब सीधा कहेगा तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? सीधा प्रतीत होता है ना। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा, आभासी बन रहा है, क्योंकि काल्पनिक बनेगा तभी ये सीधा होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? या तो समतल होगा और या तो उत्तल होगा, क्योंकि आपको बताए हैं समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और उत्तल होगा तो भी आभासी बनेगा, आभासी होगा तो सीधा। और अवतल दर्पण जो है उसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। कौन कौन? वास्तविक भी और आभासी भी। जब ये कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये दर्पण जो है तो ये कैसा हो गया? ये जो हो गया, सॉरी, हाँ, यदि मान लीजिए ये हो गया, ये उभरा हुआ, ये अवतल दर्पण होगा, तभी तो होगा, क्या होगा, इसके बाएं साइड प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सीधा बन रहा है। यानी ये दूरी का ये कैसा दर्पण है? ये कौन हो गया? या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, क्योंकि इसी में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कब? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर। ठीक है, क्योंकि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर सीधा प्रतिबिंब यानी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल में नहीं बनता है। अवतल में दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो उल्टा होता है। और समतल और उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये सीधा होता है। तो क्या होगा बच्चों? या तो समतल या तो उत्तल, भूलिएगा नहीं, इस दोनों में, समतल या उत्तल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप, याद रखिएगा बच्चों, यदि कहेगा अग्रदीप तो अवतल, कहेगा पश्चदीप तब देंगे उत्तल। अग्रदीप अ से, अग्रदीप अ से अवतल, तो यदि अग्रदीप कह रहा है तो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल। कुछ नहीं सोचना, अग्रदीप अ से अवतल, उत्तल तो ऊ से होता है ना, इसलिए अ से अग्रदीप, अ से अवतल। कौन सा दर्पण होगा? किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण होता है। समझ गए बच्चों? चलिए ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहा गया है कि दर्पण का सूत्र, ये बच्चों तो सभी जानते होंगे, दर्पण का सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ये सही है। क्या होता है? 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। क्या होगा? 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f, यानी ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। एक बार में अपना ऑनलाइन क्लासेस का बच्चा बोलेगा सर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी क्योंकि वो बाईं साइड होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट। देखिए कहा क्या है, अवतल दर्पण के सामने दर्पण कौन सा है? घबराना नहीं है, सोचना, रिलैक्स होकर के सोचना है। दर्पण कौन सा है? अवतल। वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा। उल्टा बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा वो, और समान आकार का बने। बच्चों यदि आप पहले, इससे पहले का मेरा क्लास किए हैं तो आपको पता होगा, यानी अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों को पता होगा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक भी होना चाहिए
और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और वस्तु के समान बनना चाहिए, और दर्पण अवतल हो, यानी अवतल दर्पण में वस्तु के समान प्रतिबिंब दो ही कंडीशन में बनता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दो ही कंडीशन में बनता है, दो ही शर्त में बनता है। पहला, जब वस्तु क्या होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर यानी सी पर। और दूसरा कंडीशन जो होगा, वस्तु ध्रुव पर होगा। तब क्या होगा बच्चों, ध्रुव पर। इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि बराबर जो है वक्रता केंद्र पर और ध्रुव पर बनेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो वक्रता केंद्र पर जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और ध्रुव पर जो है ये प्रतिबिंब जो बनता है ये काल्पनिक बनता है बच्चों। काल्पनिक क्या बनेगा, काल्पनिक। पहले देखना है कि अवतल दर्पण में दो ही कंडीशन में बराबर प्रतिबिंब बनता है, एक वक्रता केंद्र पर यानी सी पर हो तब, एक पी यानी ध्रुव पर हो। लेकिन वास्तविक होना चाहिए तो वास्तविक जो है सिर्फ वक्रता केंद्र पर बनता है, और काल्पनिक कहेगा तो ध्रुव पर बनता है। अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। कितने कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है, अवतल दर्पण में या तो वक्रता केंद्र पर होगा या ध्रुव पर होगा। वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, बराबर बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, प्रतिबिंब वास्तविक है और बराबर है तो वक्रता केंद्र, और काल्पनिक है बराबर है तो ध्रुव पर। समझ गए बच्चों, क्योंकि ध्रुव का प्रतिबिंब दाएं साइड बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव पर काल्पनिक और वक्रता केंद्र पर वास्तविक। तो यहाँ पे वास्तविक है, इसलिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहा गया है, कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है बच्चों, फोकस दूरी क्या है, प्लस लगा हुआ है। दर्पण कैसा है, गोलीय है। और गोलीय दर्पण में दो ही प्रकार का दर्पण होता है, या तो अवतल होगा या उत्तल होगा। अब दोनों में से एक ही होगा, लेकिन फोकस दूरी यदि धनात्मक हो तो उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होगा बच्चों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर यदि है। गोलीय दर्पण में दो दर्पण ही होते हैं, आपको मैंने बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और यदि प्लस में है तो उत्तल दर्पण होगा, और माइनस में होता तो अवतल दर्पण होता। ठीक है, क्योंकि माइनस ऋणात्मक दूरी जो है वो अवतल दर्पण की होती है। समझ में आया बच्चों, चलिए जी गुरुजी, चलिए बहुत अच्छा, मजा आ रहा है जी गुरुजी। चलिए तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट्स में कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी फ्री दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक फ्री में दिया जाएगा, मॉडल पेपर मॉडल सेट भी फ्री में दिया जाएगा, क्लास लेक्चर फ्री में दिया जाएगा, यानी क्लास टेस्ट आपका टेस्ट भी होगी वो भी फ्री में। यानी आपको सब कुछ फ्री में और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ ही दिया जाएगा। इसलिए बच्चे अपना ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहें, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो बच्चों यदि किसी प्रकार का कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप मेरा मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जहाँ तक हो मदद करने की संभव कोशिश करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9661112389। इस नंबर को नोट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9661123890। आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो बच्चों इस पर आप हमें हाई लेकर के भेज सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप हाई लेकर भेजिए, हम आपको चैनल से जोड़ देंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिए, हम वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।